Hello everyone. So today we are going to start our next chapter, that is your management of cash. As we know, cash is the most important current asset in every business organization. As it is the most liquid asset, it is important for every business organization to maintain adequate level of cash. वाई? क्योंकि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनएडिक्वेट कैश होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है और एक्सेस कैश का होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है. अगर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, तो हम उसका ऑप्टिमम, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे. वो वेस्टली एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे ही पड़ा रहेगा, हम उसको कैश को यूज़ नहीं कर रहे हैं प्रॉफिटेबल मैनर में. वहीं पर अगर कैश इनएडिक्वेट है, मीन्स इनसफिशिएंट है, प्रॉपर कैश एक ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, एक तो उसकी लिक्विडिटी मेंटेन नहीं रहेगी. दूसरा कि जो एक बिजनेस फर्म की जो करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं, बिजनेस लाइबिलिटीज़ होती हैं, हम अगर कैश ही नहीं होगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उन बिजनेस लाइबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर पाएंगे. तो ये बहुत ज़रूरी है एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में कैश को मैनेज करना एक ऑप्टिमम लेवल तक. वाई? ताकि एक फर्म की, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी मेंटेन रहे और आप अपने सरप्लस कैश को, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सरप्लस कैश को हम प्रॉफिटेबल मैनर में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके. इसलिए कैश को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है. स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कैश. The main objective of working capital management is to manage each component of current asset efficiently so that liquidity of the firm could be maintained. कि मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का, कि हम अपने करंट एसेट्स को एफिशिएंटली मैनेज करें. वाई? ताकि एक फर्म की क्या रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे. The main task in the management of specific asset is to determine the optimum level of investment in it. Cash is the most important current asset for the operation of business. कि कैश क्या होती है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट करंट एसेट है. कैश इज द बेसिस टू कीप द बिजनेस गोइंग ऑन कॉन्टिन्यूसली. विदाउट कैश, बिना कैश के कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर पाएगी. फर्म में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में. उन सारी एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, कैश की. कैश की ज़रूरत होती है. कैश एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, काम करने के लिए बिजनेस फर्म में कैश की ज़रूरत होती है. अब रॉ मटेरियल को परचेज करना, ठीक है, और फिनिश गुड बनाना, प्रोडक्शन करना, वेजेस पे करना, सैलरीज पे करना, ये सब किस में होता है, कैश में ही होता है. तो अगर कैश ही नहीं होगा तो हम इन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं कर पाएंगे. कैश क्या होती है, हमारी सबसे बड़ी एक लिक्विड एसेट होती है. बिजनेस शुड कीप एडिक्वेट कैश विच शुड नीदर बी इन एक्सेस ऑफ द रिक्वायरमेंट नॉर इट शुड बी इनएडिक्वेट. कि एक बिजनेस फर्म में एक एडिक्वेट कैश का होना बहुत ज़रूरी है. एक ऑप्टिमम लेवल तक एक बिजनेस फर्म में कैश का होना बहुत ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा एक्सेस में कैश भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा इनएडिक्वेट भी कैश नहीं होना चाहिए. हर एक बिजनेस फर्म में एक ऑप्टिमम लेवल तक कैश मेंटेन रहना चाहिए. द शॉर्टेज ऑफ कैश कैन पुट ऑब्स्टिकल्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ बिजनेस. कि अगर हमारे बिजनेस फर्म में कैश ही नहीं होगा, एक ऑप्टिमम लेवल तक कैश ही नहीं है, तो हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा नहीं कर पाएंगे, प्रोडक्शन प्रोसेस ढंग से नहीं कर पाएंगे. और इन केस कि अगर एक्सेसिव कैश है, कैश बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, एक्सेसिव कैश है, तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव कैश विल रिमेन यूजलेस विच अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म. कि अगर हमारे फर्म में अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस कैश है तो उससे हम उस कैश को हम ऑप्टिमम लेवल तक यूज़ नहीं कर पाएंगे. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश मैनेजमेंट. तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कैश को मैनेज करने का, कि हम एक ऑप्टिमम लेवल तक कैश को मेंटेन रखें, ऑप्टिमम लेवल तक, ताकि एक फर्म की क्या रहे, लिक्विडिटी मेंटेन रहे और हम अपने सरप्लस कैश को प्रॉफिटेबल मैनर में क्या कर सके, इन्वेस्ट कर सके. कैश मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ कलेक्शन एंड डिस्बर्समेंट ऑफ कैश. ये मेन पॉइंट है इसका कि कैश मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हमें कैश कहाँ से मिल रहा है, हमें कैश कहाँ से मिल रहा है और हमने कैश की पेमेंट कहाँ करनी है, वो हम प्रॉपर
टाइम से प्रॉपर मैनर में करें ताकि एक फर्म में एक ऑप्टिमम लेवल कैश की बनी रहे। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज़ योर मोटिव्स ऑफ होल्डिंग कैश, कि कैश को मेंटेन करने की क्या क्या मोटिव्स होते हैं। फर्स्ट है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव। अब एक फर्म में कैश की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस कर सकें। बिजनेस ट्रांजैक्शंस को पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। ट्रांजैक्शन मीन्स बिजनेस ट्रांजैक्शंस के एक फर्म में आप बिजनेस एक्टिविटीज़ करने के लिए कैश चाहिए। अब एक बिजनेस में कैश किस किस चीज़ के लिए चाहिए होता है? पेमेंट्स करने के लिए चाहिए होता है। आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, आपने वेजेस पे करनी है, सैलरीज देने हैं, डिविडेंड्स पे करना है, टैक्सेस पे करने हैं, और जो भी आपकी ऑफिस एक्सपेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, तो उन सब पेमेंट्स करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? कैश की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एक फर्म में कैश मिलता कहाँ से है? बिजनेस गेट कैश फ्रॉम इट्स सेलिंग एक्टिविटीज़, कि जब हम अपने प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को सेल करेंगे या एक्टिविटीज़ हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो इन रिटर्न हमें कैश मिलेगा। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो कैश इनफ्लोज हैं वो कई बार ज़्यादा होते हैं और कैश आउटफ्लोज क्या होते हैं? कम होते हैं। या फिर कई बार कैश आउटफ्लोज ज़्यादा होते हैं और कैश इनफ्लोज क्या होते हैं? कम होते हैं। इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज क्या होता है? जहाँ जहाँ से एक बिजनेस फर्म में पैसा आ रहा है। आउटफ्लोज जहाँ जहाँ पर एक बिजनेस फर्म ने पेमेंट्स करनी है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में इनफ्लोज और आउटफ्लोज में प्रॉपर मैच नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए एक कैश को एक बिजनेस फर्म में मैनेज करना ज़रूरी है। अगर सपोज़ कि अगर हमारे पास कैश की जो इनफ्लोज है वो ज़्यादा और कैश आउटफ्लोज कम है तो वो एक्सेस में पड़ा रहेगा, उसको हम प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि कैश आउटफ्लोज बहुत ज़्यादा होता है, कैश इनफ्लोज बहुत कम होता है। तो अगर पेमेंट्स ज़्यादा है और पैसा कम है तो हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज़ की पेमेंट्स नहीं कर पाएंगे, अपनी बिजनेस लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब एक कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज सेम होती है, मैच करती है, तब एक बिजनेस फर्म को एक्सेस कैश की ज़रूरत नहीं होती। ये होता है आपका ट्रांजैक्शन मोटिव, कि एक बिजनेस फर्म में अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश की क्या होती है? ज़रूरत होती है। सेकंड आता है आपका प्रिकॉशनरी मोटिव में। प्रिकॉशन का मतलब क्या होता है? जैसे हम मेडिसिन जब हम लेते हैं, जब हम बीमार होते हैं तो बोलते हैं ना प्रिकॉशंस आर बेटर देन क्योर, मीन्स सावधानी बरतनी बेहतर है। अब सावधानी मीन्स अब बिजनेस में क्या सावधानीज होंगी? फ्यूचर कंटिजेंसीज को लेकर। अब हमारा जो फ्यूचर होता है वो अनसर्टेन होता है, फ्यूचर में कुछ भी, कोई भी मिसहैपनिंग हो सकती है। तो हर एक बिजनेस फर्म को कुछ एक अमाउंट, एक अपने पास कैश को इन कंटिजेंसीज के लिए क्या करना चाहिए? रिटेन करके रखना चाहिए। सपोज फ्लड आ गया, स्ट्राइक कर दी कस्टमर्स ने, आपके एम्प्लॉयज़ ने स्ट्राइक कर दी, या फिर डेटर्स ने पैसा देने से मना कर दिया, आपके कस्टमर्स ने ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए, या फिर रॉ मटेरियल इन नेचुरल डिज़ास्टर्स की वजह से आपका रॉ मटेरियल महंगा हो गया। तो ये होते हैं कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती है जिनको हम पहले से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो हर एक बिजनेस फर्म को प्रिकॉशनरीज मेजर्स लेकर चलना चाहिए, अपने पास कुछ एक कैश इन कंटिजेंसीज के लिए रिटेन करके रखना चाहिए। तो उसको हम बोलते हैं प्रिकॉशनरी मोटिव। नेक्स्ट आता है आपका स्पेक्युलेटिव मोटिव। अब स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है? कई बार एक बिजनेस फर्म को मार्केट में बहुत अच्छी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही होती है, तो उन प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए उसको क्या चाहिए होता है? कैश चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो अपने फर्म में प्रॉफिट्स अर्न कर सके। फॉर एग्जांपल सपोज अगर मार्केट में अभी एकदम से रॉ मटेरियल का प्राइस बहुत कम हो गया है और ये बोला गया है कि रॉ मटेरियल अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको बहुत लो रेट पर वो रॉ मटेरियल मिल जाएगा। अगर फर्म के पास एडिक्वेट कैश होगा तो वो कैश पेमेंट पे वो रॉ मटेरियल परचेज कर पाएगा, ठीक है। तो वो होते हैं आपके स्पेकुलेटिव मोटिव्स, कि कई बार ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होती है मार्केट में, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बिजनेस फर्म फ़ायदा उठाने के लिए उसको किसकी ज़रूरत होती है? कैश की ज़रूरत होती है। तो हर एक फर्म अपने पास इन स्पेकुलेटिव मोटिव के लिए भी कैश रिटेन करके चलती है। नेक्स्ट आता है आपका कंपनसेशन मोटिव। अब कंपनसेशन मोटिव क्या होता है?
जब एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को कुछ एक बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब वो अपनी फ्री सर्विसेज देते हैं, फ्री सर्विसेज इन द सेंस कि वो बिज़नेस के बिहाफ पर, उन्हीं के बिहाफ पर डायरेक्टली कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं, कुछ ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, फंड्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहे हैं, बट बदले में ये बिज़नेस फर्म्स उन बैंक्स को क्या करती है, कंपनसेट करती है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन मोटिव। तो हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बैंक्स के लिए, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए या उनके लिए जो उनको फ्री सर्विसेज दे रहे हैं, उनके बिहाफ पर, बिजनेस के बिहाफ पर वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, ठीक है, कैश की उनके बिहाफ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, किसी को लोन्स की पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट्स कर रहे हैं और उसके बदले में वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन से कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे हैं और बदले में बिज़नेस फर्म क्या करती है, उनको कंपनसेट करती है, उसको हम बोलते हैं कंपनसेशन मोटिव। अब बिजनेस फर्म्स को अपने पास इन कंपनसेशन मोटिव्स के लिए भी एक रिजर्व बनाकर रखना चाहिए। वो रिजर्व, वो पैसा वो अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए वो यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि वो बैंक्स के लिए उनको यूज़ करते हैं ताकि बैंक्स भी उनसे प्रॉफिट्स अर्न कर सकें। तो ये थे आपके 4 मोटिव्स कि एक फर्म में कैश को मैनेज करना या अपने पास रिटेन करके रखना क्यों ज़रूरी होता है। फर्स्ट हमने किया ट्रांजैक्शन मोटिव, बिजनेस ट्रांजैक्शंस करने के लिए कैश चाहिए होता है। प्रिकॉशनरी मोटिव कि कंटिजेंसीज के लिए कैश को रिटेन करना ज़रूरी होता है। स्पेक्यूलेटिव मोटिव, प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करने के लिए कैश को रिटेन करना चाहिए। और लास्ट आता है आपका कंपनसेशन मोटिव। अब जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कैश मैनेजमेंट, कि एक बिजनेस फर्म में कैश को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, मोटिव्स जैसे हमने पढ़े, मीनिंग किया, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि एक बिजनेस फर्म में कैश को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है ताकि एक फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन के साथ साथ उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी मेंटेन रहे। अब एक बिज़नेस फर्म में जितना ज़्यादा कैश होगा उतनी ही फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन रहेगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी। वहीं पर अगर कैश कम होगा तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बढ़ रही है, बट वहीं पर एक फ़र्म की लिक्विडिटी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। तो अगर एक फ़र्म में कैश को मैनेज करने से एक ऑप्टिमम लेवल कैश मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर तो आ गया कि एडिक्वेट लेवल तक मेंटेन करना कैश को बहुत ज़रूरी है। अगर उस एडिक्वेट लेवल से नीचे अगर एक कैश मेंटेन रहे तो उसकी वजह से उसकी लिक्विडिटी के ऊपर तो अफेक्ट पड़ता है बिजनेस फर्म की, लिक्विडिटी के साथ साथ उस बिजनेस फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी क्या पड़ता है, अफेक्ट पड़ता है। तो एक कैश को मैनेज करने के 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक होता है आपका टू मेक पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू पेमेंट शेड्यूल एंड सेकेंड आता है आपका टू मिनिमाइज कैश बैलेंस। अब सबसे पहला जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस फर्म का, वो होता है कि पेमेंट्स करना, टू मेक पेमेंट्स अकॉर्डिंग टू पेमेंट शेड्यूल। अब हर एक बिजनेस फर्म को अपने कैश रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना ज़रूरी है। मीन्स एक बिजनेस फर्म को जितने भी उनकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, बिजनेस लाइबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने के लिए, उन बिजनेस लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए उनको कैश की ज़रूरत है। उसी के साथ साथ लाइबिलिटीज़ की तो वो पेमेंट करता ही करता है, उसी के साथ साथ एक बिजनेस फर्म में इतना सफिशिएंट कैश होना चाहिए ताकि वो फर्म अपने रूटीन एक्सपेंसेस की भी पेमेंट कर सके। जैसे आपके वेजेस हो गए, सैलरीज हो गए, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टैक्सेस, इन सब की भी पेमेंट्स वो कर सके। तो हर एक फर्म को एक पेमेंट शेड्यूल मेंटेन करके रखना चाहिए ताकि पेमेंट्स करने, करंट लाइबिलिटीज़ की पेमेंट करने के साथ साथ उस फर्म में एक ऑप्टिमम कैश मेंटेन रहना चाहिए ताकि उस फर्म की लिक्विडिटी मेंटेन रहे। सेकेंड आता है आपका टू मिनिमाइज कैश बैलेंस। अब एक कैश बैलेंस को मिनिमाइज करना क्यों ज़रूरी है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि एक्सेसिव कैश होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है और इनएडिक्वेट कैश होना भी प्रॉब्लमेटिक होता है। अब एक फर्म में एक्सेसिव कैश है तो वो अपनी सारी लाइबिलिटीज़ की पेमेंट तो कर पाएगा,
बट जो आपका सरप्लस कैश होता है, एक फर्म उस सरप्लस कैश को प्रॉफिटेबल मैनर में यूज़ नहीं कर पाती। वहीं पर अगर एक बिजनेस फर्म में इनएडिक्वेट कैश है तो एक तो वो अपनी फर्म की लायबिलिटीज़ की पेमेंट नहीं कर पाएगा और उस बिजनेस फर्म की लिक्विडिटी भी मेंटेन नहीं रहती। तो ये बहुत ज़रूरी है एक फर्म में एक ऑप्टिमम लेवल तक कैश को मेंटेन करके रखना। तो हर एक फर्म के से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उन फैक्टर्स को कंसीडर करने के बाद उन्हें एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ कैश की मैनेजमेंट करनी चाहिए। टॉपिक हम स्टार्ट करें, दैट इज़ व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कैश नीड्स एंड लेवल ऑफ कैश। किसे कौन कौन से फैक्टर्स है जो एक फर्म की कैश रिक्वायरमेंट्स को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका मैचिंग ऑफ कैश फ्लोज। अब कैश फ्लोज एक होती है आपकी कैश इनफ्लोज और एक होती है आपकी कैश आउटफ्लोज। अब हर एक बिजनेस फर्म को अपने इनफ्लोज को और आउटफ्लोज को मैच करना चाहिए ताकि उन्हें कैश की रिक्वायरमेंट का पता चल सके। अब इन केस की सपोज करो कि अगर एक बिजनेस फर्म की कैश आउटफ्लोज ज़्यादा हैं और कैश इनफ्लोज कम हैं, तो एक बिजनेस फर्म को किसकी ज़रूरत होगी, कैश की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसकी पेमेंट्स ज़्यादा हैं और उसकी इनकम कम है तो उसको कैश की ज़रूरत होगी ताकि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर सके। वहीं पे इसका ऑपोजिट केस है कि अगर एक फर्म की कैश इनफ्लोज ज़्यादा हैं और कैश आउटफ्लोज कम है, मीन्स उनकी इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर्स कम हैं, तो उस केस में उसको ज़्यादा कैश मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, वो इजीली अपनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट कर पाएगी। तो हर एक फर्म को क्या पता होना चाहिए अपनी कैश फ्लोज के बारे में कि उसको कहाँ कहाँ से पैसा आ रहा है और उसे कहाँ कहाँ से पेमेंट करनी है। और एक फर्म को इसके बारे में कहाँ से पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कैश बजट। हर एक फर्म क्या करेगी, एक कैश बजट तैयार करेगी जिससे वो अपने इनफ्लोज और आउटफ्लोज का पता लगा सकती है। इनफ्लोज और आउटफ्लोज पता लगाने के बाद एक फर्म अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को भी चेक कर सकती है। सेकेंड पॉइंट आता है आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स। अब ये वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो एक फर्म फिक्स एसेट्स को परचेज करने के लिए करती है। अब एक फर्म में अब डेली बेसिस पे तो फिक्स एसेट्स को परचेज नहीं किया जाता, बट जब एक फर्म को अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करना है, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो उसको वो फिक्स एसेट्स को परचेज करना पड़ता है। तो जब एक फर्म अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रही होती है तो इन एक्सपेंडिचर्स को भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैश शॉर्ट कॉस्ट। कैश शॉर्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक शॉर्टेज ऑफ कैश की वजह से होती है। जब एक फर्म के पास सफिशिएंट कैश नहीं होता और उसको इमरजेंसीज में ऑन द स्पॉट कुछ एक एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंसेस होते हैं आपके कैश शॉर्ट कॉस्ट। वो कॉस्ट जो आपकी शॉर्टेज ऑफ कैश की वजह से होती है, तो इसको भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव कैश बैलेंस। अगर एक फर्म में आपके पास एक्सेसिव कैश है, अगर एक फर्म अपने पास एक्सेसिव कैश रखती है, मतलब वो उस कैश को ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर रही है, मीन्स उस सरप्लस कैश को वो प्रॉफिटेबल मैनेजमेंट प्रॉफिटेबल एरियाज़ में वो इन्वेस्ट नहीं कर रही है। तो अगर कैश ऐसे ही पड़ा है फर्म में, बिजनेस फर्म में, तो किसका लॉस है, फर्म का लॉस है। तो उस लॉस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव कैश बैलेंस। जब एक बिजनेस फर्म में कैश एक्सेसिव कैश पड़ा होता है और एक फर्म उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर रही है, तो नुकसान किसका, बिजनेस का। तो उस नुकसान को, उस लॉस को हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एक्सेसिव कैश बैलेंस। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट, अब मैनेजमेंट कॉस्ट कौन सी होती है। अब हर एक फर्म को, एक बिजनेस को चलाने के लिए मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, मीन्स मैनेजर्स की ज़रूरत होती है, एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है। तो उनको सैलरीज पे करना, क्लैरिकल एक्सपेंसेस करने के लिए, तो वो कॉस्ट होती है आपकी मैनेजमेंट कॉस्ट, जो आपकी क्या होती है, फिक्स्ड नेचर की होती है। मीन्स वो करनी है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज पे करनी है, ठीक है। तो जब आप कैश रिक्वायरमेंट्स चेक करते हो, मैनेजमेंट कॉस्ट को भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट जो सिक्स्थ पॉइंट आता है, दैट इज़ योर अनसर्टेनिटीज़। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। कुछ एक ऐसी अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो एक बिज़नेस फर्म को कंसीडर करनी चाहिए। अब सपोज़ कि अगर मैं ये सोच रही हूँ कि कल मेरे को इस पर्सन से पैसा आएगा और मैं, अगर इस पर्सन ने मुझे पैसा दिया तो मैं इसकी पेमेंट यहाँ कर दूँगी,
आप सपोज़ करो कि सपोज़ मुझे कल जब हुआ था उसने पर्सन ने मुझे पेमेंट, उस डेटर ने मुझे पेमेंट नहीं करी, तो क्या मैं फर्दर आगे पेमेंट कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊँगी। तो हर एक फर्म को इन अनसर्टेनिटीज़ के लिए अपने पास एडिशनल कैश बैलेंस मेंटेन करके चलना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका पेमेंट ऑफ लोन्स। अब फर्म को अपनी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए भी किसी ज़रूरत होती है, कैश की ज़रूरत होती है। फर्म हैज़ टू रीपे इट्स लॉन्ग टर्म लोन्स। तो वाइल डिटरमाइनिंग द कैश रिक्वायरमेंट्स एडिक्वेट कैश अरेंजमेंट मस्ट बी मेड फॉर द रीपेमेंट ऑफ लोन्स। कि जब एक बिजनेस फर्म अपनी कैश रिक्वायरमेंट्स को चेक कर रही होती है तो उसको पेमेंट्स ऑफ लोन को भी कंसीडर करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका फर्म्स कैपेसिटी टू बोरो इन एमरजेंसीज। फर्म कैपेसिटी टू बोरो इन एमरजेंसीज मीन्स कि अगर एक फर्म को इजीली लोन मिल जाता है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, एमरजेंसीज में अगर एक फर्म की गुडविल इतनी अच्छी है तो उसको अगर फर्म बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इजीली अगर एमरजेंसीज में लोन मिल जाता है तो उसको एक एक्सेस में, एक एडुकेट में कैश को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट आता है आपका एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट इन मैनेजिंग द कैश। अगर एक फर्म कुछ ऐसी पॉलिसीज़ को फॉलो कर रही है जिसमें एक फर्म को कैश बहुत इजीली मिल जाता है और जहाँ पे उसको पेमेंट्स बाद में करनी होती है तो उनको एक एक्सेसिव में कैश बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका द एटीट्यूड एंड पॉलिसी ऑफ मैनेजमेंट। कि आपकी जो मैनेजमेंट है उसकी एटीट्यूड कैसा है, उसकी क्या बिजनेस पॉलिसीज़ वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पर भी हम कैश रिक्वायरमेंट्स को चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर एक फर्म ये पॉलिसी फॉलो कर रही है कि उनको अपनी फर्म में एक लिक्विडिटी मेंटेन रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लिक्विडिटी मेंटेन करना, तो एक फर्म क्या करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास कैश मेंटेन करके रखती है। वहीं पर अगर एक फर्म की जो पॉलिसी है वो क्या है कि उन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रखनी है तो वहाँ पर वो कैश बैलेंस, मिनिमम कैश बैलेंस अपने पास मेंटेन करके रखते हैं। तो ये थे आपके फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को कंसीडर करके एक फर्म अपने कैश रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करती है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम कर रहे हैं दैट इज़ योर डिवाइसेस ऑफ कैश मैनेजमेंट। कि एक फर्म अपने कैश मैनेजमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करती है। फर्स्ट है आपका कैश बजट। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक जिसकी हेल्प से एक फर्म अपने कैश की प्लानिंग कर सकती है वो है आपका कैश बजट, जिसमें हम दो पार्ट्स को कंसीडर करते हैं, दैट इज़ योर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकती है, उसके बेसिस पर एक फर्म ये डिसीजन ले सकती है कि उनको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना ऑप्टिमम लेवल कैश का मेंटेन करना चाहिए। अभी जो कैश बजट है वो हम 3 मेथड्स को यूज़ करके प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड। रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट कहाँ कहाँ से एक फर्म को पैसा आना है, दैट इज़ योर कैश इनफ्लोज। पेमेंट मेथड, कहाँ कहाँ पर एक फर्म को पेमेंट्स करनी है, दैट इज़ योर कैश आउटफ्लोज। तो एक फर्म कैश बजट किसकी हेल्प से प्रिपेयर करती है, इनफ्लोज और आउटफ्लोज के बेसिस पर वो अपना कैश बजट प्रिपेयर करती है, जिससे एक फर्म अपनी कैश रिक्वायरमेंट को एनालाइज कर सकती है। दूसरा मेथड आता है आपका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड। अब इस मेथड में एक फर्म अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस में कन्वर्ट कर लेती है, कैश फोरकास्ट में। इस मेथड की हेल्प से एक फर्म अपनी लॉन्ग टर्म कैश रिक्वायरमेंट को फोरकास्ट कर सकती है कि लॉन्ग टर्म में उसको एक फर्म को क्या कैश रिक्वायरमेंट्स होगी, वो किसकी हेल्प से करती है, इस प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की हेल्प से। थर्ड आता है आपका बैलेंस शीट मेथड। अब हर साल एक फर्म साल के एंड में अपनी बजटेड और फोरकास्टेड बैलेंस शीट प्रिपेयर करती है, जिसमें वो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को कंसीडर करती है, और वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ का जो डिफरेंस होता है, या तो वो क्या आएगा, कैश बैलेंस आएगा या फिर कैश ओवरड्राफ्ट आएगा। अगर एक बिजनेस फर्म में उसकी एसेट्स कम है, लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, उसको कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है। वहीं पर अगर उसकी एसेट्स ज़्यादा है, लायबिलिटीज़ कम है, तो क्या होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये 3 मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से एक फर्म अपनी कैश बजट प्रिपेयर करती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट मेथड की हेल्प से, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस मेथड की हेल्प से, और बैलेंस शीट मेथड की हेल्प से।
सेकेंड डिवाइस आता है आपका कैश मैनेजमेंट का, दैट इज़ योर कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक फर्म क्या करेगी, डेट्स पर चेक करेगी कि उसको किस दिन कहाँ कहाँ से पैसा आना है और किस दिन उस बिजनेस फर्म ने कहाँ कहाँ पर पेमेंट्स करनी है। इस कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने फ्यूचर प्लान्स को प्रिपेयर कर सकती है। वो ये चेक कर सकती है कि अगर एक बिजनेस फर्म की प्रॉफिट्स तो अच्छे हो रहे हैं उस फर्म को, बट उसकी लिक्विडिटी पोजीशन वीक क्यों है, या फिर कि अगर उसकी लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है तो वो प्रॉफिट्स अर्न क्यों नहीं कर रही है। तो इन सब की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये एनालाइज कर सकती है कि अगर एक फर्म की लिक्विडिटी तो अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी कम क्यों है, या प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है तो लिक्विडिटी अच्छी क्यों नहीं है। ये सारे एनालिसिस वो किसकी हेल्प से कर सकती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट की हेल्प से। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कैश फ्लो रेशियोज। कैश फ्लो रेशियोज में अब एक फर्म अपनी कैश की प्लानिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट रेशियोज को यूज़ कर सकती है, जिसकी हेल्प से वो ये डिसीजन ले सकती है कि उस फर्म की क्रेडिट वर्दिनेस कितनी होगी। जितनी ज़्यादा एक फर्म की क्रेडिट वर्दिनेस होती है उतना ही उसका फाइनेंशियल रिस्क कम होता है। तो ये सब उसको किससे पता लगता है, कैश फ्लो रेशियो से। एक फर्म अपनी कैश फ्लो रेशियोज़ को यूज़ करके डिफरेंट ईयर्स में वो अपनी कैश फ्लो रेशियोज़ को क्या कर सकती है, आपस में कंपेयर कर सकती है। लास्ट मेथड आपका आता है कैश मैनेजमेंट मॉडल। लास्ट पॉइंट आता है आपका कैश मैनेजमेंट मॉडल। एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए कैश मैनेजमेंट मॉडल को यूज़ किया जाता है। अब कैश मैनेजमेंट मॉडल में ही आपका एक आता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें हम एक फर्म अपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिटरमिन करती है। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होता है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें एक कैश बैलेंस, एक मिनिमम कैश बैलेंस मेंटेन करने के लिए और ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो आती है वो हमारी मिनिमम आती है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, इन दोनों कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए इस मॉडल को, इकोनॉमिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट मॉडल को यूज़ किया जाता है। तो कैश मैनेजमेंट मॉडल में हम क्या करते हैं, जिसमें एक फर्म एक प्रॉपर बैलेंस बनाकर चलती है, किसके बीच में, कॉस्ट ऑफ कैश के बीच में और ट्रांजैक्शन कॉस्ट के बीच में। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन। एक्सेलरेटिंग कैश कलेक्शन का मतलब क्या है, अब हर एक फर्म को अपने कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए अर्ली पेमेंट्स, कि वो जल्दी से जल्दी पेमेंट्स करे, उसको इनकरेज करने के लिए क्या करना चाहिए, उनको कैश डिस्काउंट्स देने चाहिए। अब हर एक फर्म को अपने कस्टमर्स को इनकरेज करने के लिए, अर्ली पेमेंट्स के लिए इनकरेज करने के लिए कि जल्दी से जल्दी एक बिजनेस फर्म के पास कैश आए, पैसा आए, वो उनको इनकरेज कैसे कर सकते हैं अर्ली पेमेंट्स के लिए, उन कस्टमर्स को कैश डिस्काउंट्स देकर। अब बिजनेस फर्म्स अपने कैश को मैनेज करने के लिए कैश साइकिल्स की स्टडी करती है कि किस स्टेज पर फर्म को कितना पैसा किस कब आएगा। तो ऐसा क्यों करती है, कैश साइकिल स्टडी क्यों करती है, ताकि वो उन टाइम गैप्स को रिड्यूस कर सके। कौन सा टाइम गैप, कि जब उन्होंने गुड्स को सेल किया और जब उनके पास पेमेंट्स आ रही हैं, तो उसके बीच का जो टाइम गैप है, उस टाइम गैप को हमें क्या, एक बिजनेस फर्म को क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। उस टाइम गैप को रिड्यूस करने के लिए वो क्या करती है, कैश साइकिल स्टेजेस की स्टडी करती है, ताकि वो उन टाइम गैप्स को रिड्यूस कर सके। अब एक बिजनेस फर्म में हम कैश साइकिल को, जो टाइम गैप्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए हम दो तरह के मॉडल्स को यूज़ करते हैं। दो तरह के मॉडल्स को यूज़ करके हम टाइम गैप्स को रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सा टाइम गैप, कि जब हमने गुड्स को सेल किया और जब एक बिजनेस फर्म्स को पेमेंट्स मिल रही हैं, उसके बीच के टाइम गैप को रिड्यूस करने के लिए दो तरह के मॉडल्स को यूज़ किया जाता है, दो तरह के मेथड्स को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट है आपका कंसंट्रेटिंग बैंकिंग एंड वन इज़ योर लॉग बॉक्स सिस्टम। जो आपका कंसंट्रेटिंग बैंकिंग होता है, ये कंसंट्रेटिंग बैंक्स कौन से होते हैं, अब जितने भी आपके लार्ज साइज़ फर्म्स होती हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके कस्टमर्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग जगह पर होते हैं, ठीक है। अब हर एक कस्टमर, अब उनके जो उनका हेड ऑफिस है वहाँ पर आकर तो पेमेंट्स नहीं करेगा, तो अर्ली पेमेंट्स के लिए कि उनके कस्टमर्स, उनके डेटर्स जल्दी से जल्दी पेमेंट्स करें, अर्ली पेमेंट्स के लिए लार्ज साइज फर्म्स क्या करती है, कंसंट्रेटिंग बैंकिंग्स।
कंसंट्रेटिंग बैंकिंग्स क्या होता है, अब जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो कुछ एक लोकल बैंक्स के साथ कुछ एक एग्रीमेंट्स कर लेती है। किसका एग्रीमेंट्स? ताकि वो लोकल बैंक्स उस फर्म के लिए कंसंट्रेटिंग बैंकिंग की तरह काम करें। कंसंट्रेटिंग बैंकिंग का मेन काम क्या होता है? उस ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स से पेमेंट्स को, कैश को रिसीव करना। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पर कस्टमर्स से कैश कौन लेता है? ये लोकल बैंक्स लेते हैं। उन बैंक्स को हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटिंग बैंक्स। अभी जितने भी लोकल बैंक्स हैं वो हर एक एरियाज़ में होते हैं। अब वो अपने कस्टमर्स को क्या कहते हैं कि आप गुड्स ले लो, परचेजिंग, उनको गुड्स सेल कर दिए, बट आप पेमेंट्स क्या करो? जो आपका लोकल बैंक है वहाँ पर जाकर आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो, थ्रू चेक, थ्रू कैश, थ्रू ड्राफ्ट्स। आप उन लोकल बैंक्स में जाकर आप अपनी पेमेंट्स कर सकते हो। फिर वो लोकल बैंक्स क्या करते हैं? वो सारा फंड्स जो उनको रिसीव होता है कस्टमर से, वो सारा उनके हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस बैंकिंग सिस्टम को हम बोलते हैं कंसंट्रेटिंग बैंकिंग। अब ये टेक्निक क्यों यूज़ की जाती है? ताकि एक फर्म अपने डेटर से जल्दी पैसा ले सके। एक आता है आपका लॉक बॉक्स सिस्टम। अभी लॉक बॉक्स सिस्टम, अब कुछ कंसंट्रेटिंग बैंकिंग में कुछ एक कमियां थी, उन कमियों को रिड्यूस करने के लिए एक लॉक बॉक्स सिस्टम बनाया गया। अब वो कहते हैं कि पहले कस्टमर्स चेक लिखते हैं, फिर चेक को डिपॉजिट कराते हैं, फिर उसकी पेमेंट की जाती है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है पेमेंट आने में। ठीक है कि पहले वो लोकल बैंक्स में जाएंगे, चेक की एंट्री होगी, सब कुछ होगा। तो उस गैप को रिड्यूस करने के लिए क्या बनाया गया? लॉक बॉक्स सिस्टम बनाया गया। लॉक बॉक्स सिस्टम क्या होता है कि लोकल एरियाज़ में वो एक लॉक बॉक्स रख देते हैं कि वो कस्टमर जिसने पेमेंट करनी है थ्रू चेक, थ्रू ड्राफ्ट्स, वो उस लॉक बॉक्स में अपना चेक या ड्राफ्ट डाल सकते हैं। अब ये फर्म्स लॉक बॉक्स कहाँ से देते हैं? थ्रू पोस्ट ऑफिस। फर्म टेक्स रेंट्स पर, फर्म क्या करते हैं? रेंट पर पोस्ट ऑफिस से ये लॉक बॉक्स लेती हैं, और वो जो उनके मेन कलेक्शन सेंटर्स होते हैं, कलेक्शन सेंटर्स जहाँ पर उस फर्म के ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स होते हैं, वो हर एक कलेक्शन सेंटर पर वो अपना लॉक बॉक्स रख देती है। अब हर एक कस्टमर क्या करेगा? अपना लॉक बॉक्स में जाकर, उस लोकल एरिया में जाकर अपना चेक और अपना ड्राफ्ट वहाँ पर डायरेक्टली जाकर सबमिट करा सकती है। और वो जितने भी चेक्स और ड्राफ्ट होते हैं वो डायरेक्टली किसके पास चल जाते हैं? फर्म के अकाउंट में चले जाते हैं। तो इससे भी उनका एक टाइम गैप क्या होता है? रिड्यूस होता है। तो ये दो मेथड्स थे। फर्स्ट इज योर कंसंट्रेटिंग बैंकिंग एंड वन इज योर लॉक बॉक्स सिस्टम, जिनको यूज़ करके अपने टाइम गैप्स को रिड्यूस करके कस्टमर्स को इनकरेज करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी क्या करें? पेमेंट्स करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्लोइंग डिसबर्समेंट। अब स्लोइंग डिसबर्समेंट में क्या होता है? मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैनेजमेंट क्या करते हैं? अपनी पेमेंट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देती है, थोड़ी धीरे धीरे अपनी करंट लायबिलिटीज़ की पेमेंट करती है। मीन्स वो इस तरीके से अपने पेमेंट्स को स्लो डाउन करे जिसकी वजह से फर्म की गुडविल के ऊपर, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। अगर अपनी ये पेमेंट्स में अगर उनका डिले होगा, अगर उनकी गुडविल अफेक्ट करेगी, तो अगर फर्म को इन केस क्रेडिट पर कुछ चाहिए होगा, कैश चाहिए होगा, उसको लोन्स चाहिए होंगे, तो अगर उस गुडविल अच्छी नहीं होगी, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी नहीं होगी, तो वो उन लोन्स को, बैंक्स उनको लोन्स नहीं देंगी। तो एक बिज़नेस फर्म को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उनको पेमेंट्स करनी है वो ड्यू डेट्स पर ही पेमेंट करे, बहुत ज़्यादा अर्ली पेमेंट्स ना करे। मीन्स अपनी पेमेंट्स को वो थोड़ा सा स्लो डाउन करे, ताकि एक फर्म में, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में एक कैश की लिक्विडिटी मेंटेन रहे, इतनी लिक्विडिटी मेंटेन रहे कि उसकी गुडविल के ऊपर और उसकी क्रेडिट वर्दीनेस के ऊपर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। फर्स्ट है अवॉइडेंस ऑफ अर्ली पेमेंट्स। अब हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो जो अपनी पेमेंट्स करे वो ड्यू डेट पर करे, बहुत ज़्यादा जल्दी पेमेंट्स ना करे। नेक्स्ट आता है आपका सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट। सेंट्रलाइज्ड डिसबर्समेंट का मतलब क्या है कि एक फर्म अगर पेमेंट्स कर रही है, अपनी पेमेंट्स को स्लो डाउन करने के लिए वो जो पेमेंट्स करे वो थ्रू हेड ऑफिस करे, जो उनका हेड ऑफिस का जो सेंट्रल अकाउंट है उसके थ्रू पेमेंट्स करे। क्यों? क्योंकि अगर हम सेंट्रल अकाउंट, हेड ऑफिस के अपने सेंट्रलाइज अकाउंट के थ्रू जब हम पेमेंट्स करते हैं तो उसमें जो टाइम गैप लगता है वो ज़्यादा लगता है।
अब ज़्यादा लगता है मीन्स हम अपने पेमेंट्स को थोड़ा स्लो डाउन करें। वहीं पर अगर अपने अपने लोकल अकाउंट से पेमेंट्स करते हैं अपनी करंट लायबिलिटीज़ की, तो वो बहुत फास्टर हो जाती है, जल्दी पेमेंट्स हो जाती है। ठीक है, तो अपनी पेमेंट्स को स्लो डाउन करने के लिए एक बिजनेस फर्म क्या करती है, अपने पेमेंट्स को थ्रू सेंट्रल अकाउंट, थ्रू हेड ऑफिस के अकाउंट के थ्रू क्या करती है, पेमेंट करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका फ्लोट। अब फ्लोट क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिससे एक फर्म अपनी कैश पेमेंट्स को स्लो डाउन कर सकती है। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट इज़ द अमाउंट विच इज़ ट्रैप्ड इन चेक बट विच आर येट टू बी कलेक्टेड। कि फर्म ने अभी चेक तो काट कर दे दिया बट अभी उसकी बैंक में जाकर, क्रेडिटर ने अभी बैंक में जाकर उसकी पेमेंट अभी नहीं ली है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या अभी टाइम गैप है किसके बीच में, कि एक फर्म ने चेक तो इशू कर दिया, फर्म ने चेक इशू कर दिया बट क्रेडिटर ने अभी बैंक में जाकर उसकी एक्चुअल पेमेंट लेनी है एक पर्टिकुलर डेट पर, तो वहाँ पर क्या है, एक टाइम गैप है। उसकी हेल्प से भी, फ्लोट की हेल्प से भी एक फर्म अपनी पेमेंट्स को स्लो डाउन कर सकती है। नेक्स्ट आता है आपका एक्रूअल्स। अब एक्रूअल्स में किसकी पेमेंट्स होती है, कुछ एक एक्सपेंसेस की, वेजेस की पेमेंट्स की, वो सर्विसेज जो उन्होंने ले लिया है बट उसकी जो पेमेंट्स होंगी वो भी एक्चुअल सर्विसेज मिलने के बाद उनकी वो पेमेंट्स होंगी। अभी पेमेंट्स नहीं हुई हैं, जब वो सर्विसेज मिल जाएंगी फर्म को, उन सर्विसेज मिलने के बाद एक्चुअल में जो उनको सर्विसेज मिल जाएंगी, उन सर्विसेज मिलने के बाद जब उनकी पेमेंट्स होती है उनको हम बोलते हैं एक्रूअल्स। नेक्स्ट है अब आपका ये जो कुछ एक टर्म्स हैं, डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम कैश बैलेंस। ये अब आपको समझ आ गया होगा कि हर एक फर्म को अपने एक ऑप्टिमम कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। इन्वेस्टिंग द सरप्लस कैश, कि अगर एक फर्म में कोई सरप्लस कैश है तो उसको एक प्रॉफिटेबल एरियाज में इन्वेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। एक फर्म को कुछ ऐसे मेथड्स को यूज़ करना चाहिए जिसमें उसकी जो कॉस्ट आती है वो कम से कम आती है। लास्ट आता है आपका नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। अब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र सिस्टम है जो एक बिजनेस फर्म्स यूज़ करती है, जिसमें फ़ंड्स की क्या होती है, आपस में अक्रॉस द कंट्री हम फ़ंड्स के ट्रांसफ़र थ्रू इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र हम दो कंट्रीज़ में या कंट्रीज़ में डिफरेंट बिजनेसमैन्स में, पर्सनस में हम फ़ंड्स के ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कौन से मेथड को यूज़ करके, इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड मेथड को यूज़ करके हम इलेक्ट्रॉनिकली फ़ंड्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये था आपका चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ कैश।